अभी स्टार्ट होगा हम लोगों का टॉपिक है, 12th का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए है जो 11th एग्जाम पास कर चुके हैं, या तो 11th एग्जाम जिनका रुक गया है लेकिन वो 12th में आ गए हैं। ठीक है, जैसा कि तुम्हें पता है कि कोरोना वायरस का अभी चल रहा है पेंडेमिक वाला पार्ट, तो जिन बच्चों ने 11th के एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी 12th स्टार्ट करना होगा, और जिस बच्चे ने एग्जाम दे चुके हैं और वो 12th में आ चुके हैं उनके लिए भी ये टॉपिक है। तो 12th का अपन फर्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक आता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा 12th का पार्ट 1 में, और स्टेट बोर्ड वाले जो महाराष्ट्र पब्लिकेशन के बोर्ड है उसमें भी 12th का पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं अपन। स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर से। देखो टॉपिक है अपना सॉलिड स्टेट, समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। अब समझना है क्या है सॉलिड स्टेट का मतलब, क्या है सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे क्या क्या चीज, वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक अपने को कौन कौन से हेडिंग स्टार्ट करना है वो देखते हैं। फर्स्ट अपन को पढ़ना है यूनिट सेल। मैंने क्या बोला? यूनिट सेल फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। थर्ड टॉपिक है पैकिंग इन। तुम्हें ये सब अभी नहीं समझ में आएगा 1D 2D 3D, लेकिन मैं टॉपिक लिखा दे रहा हूं कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। पैकिंग इन 1D 2D 3D। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद का टॉपिक रहेगा डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड। और लास्ट टॉपिक अपन जो भी रह जाएंगे मिसलेनियस वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ये तुम्हें पता है जो भी 12th वाले बच्चों हैं उनके लिए है, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक होगा। मैं यहां पर तुम्हें पहले स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नीट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करूंगा। फिर जेईई में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहां डिटेल में पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट के बाद अपन स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ऐसा जैसा सॉलिड स्टेट है यहाँ पे थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा है। थ्योरी में तुम्हें क्या है, क्वेश्चंस तुम्हें थ्योरी याद होंगे तो तुम आंसर आराम से दे दोगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सॉलिड स्टेट, तुम लोग 11th पास होकर के जो अभी 12th में आए हो उनके बारे में ये टॉपिक नया होगा ये टॉपिक। तो उनको ये समझना होगा कि सबसे पहली बात कि जो तुम पहले पढ़ के आए हो 11th में, एक टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में जिस लोगों ने पढ़ चुके हैं, जो लोग भी, उनको पता होगा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। सबको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। तो अपन क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेट वाला पार्ट यहां पढ़ रहा है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट वाला पार्ट जो सेकंड टॉपिक आएगा अपना केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन, वो पार्ट पढ़ते हैं। और गैसेस स्टेट जो अपन पढ़ चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में मेनली गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 11th में गैसेस स्टेट पढ़ लिया। अब 12th में क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो इन तीनों पार्ट को डिवाइड किया गया। 11th में गैसेस स्टेट था और 12th में सॉलिड और लिक्विड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को सॉलिड के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स वाला पार्ट पहले से पता होगा, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या बताया इस चैप्टर में। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी वाला पार्ट जो भी बनेगा वो तुम्हें आ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 12th में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, आपको इमेजिनेशन की जरूरत है इस चैप्टर में। मींस तुम कैसे इमेजिन करोगे। ठीक है, यहां पर तुम्हें क्या होगा, एक रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन करना है। अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, बस खेला क्या है, किस चीज का खेल है, क्यूब का। ठीक है, तो ये क्यूब वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे कि क्यूब कैसा होता है, क्यूब में कॉर्नर्स कैसे होते हैं, ये सब अगर पार्ट इमेजिन कर पाओगे। क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, अगर मैं ये क्लास में समझाता तो क्यूब लेकर के तुम्हें वहां क्लासरूम के अकॉर्डिंग समझा सकता था। लेकिन अपन अभी क्या है, वीडियो बनाने के टाइम पे मैं यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा तुम्हें कि कैसे, तुम्हें खुद से इमेजिन करना होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ट्राई करूंगा मैं अपना 100% दूंगा इसमें तुम्हें समझाने में। तुम्हें अपना 100% क्या देना है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी पढ़ने से पहले, देखो जो भी 12th वाले बच्चे अभी देख रहे हो वीडियो, उनको बता रहा हूं
ट्वेल्थ में जो अभी गए हो उनके लिए है ये पार्ट कि जब भी तुम फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, अपने पास 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया, देन ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। तो फिजिकल में जो तुम फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट पढ़ोगे या कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है तुम्हें कि उस टॉपिक का कंप्लीट थियरी तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट थियरी पता होने के बाद तुम उनका समरी निकालोगे कि ये पार्ट है, पढ़ लिया अपन, इसमें क्या फॉर्मूला आया और मुझे क्या याद रखना है और क्या मैं खुद से डेराइव कर सकता हूं। क्लियर है सबको? क्या बोल रहा हूं मैं? थियरी वाले पार्ट से तुमने एक टीचर, मैं अभी पूरा सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि ये है, ये पार्ट है और इसमें ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन तुम्हारा काम क्या होगा कि तुम इन सब में से पहले तो तुम्हें क्या लगेगा कि मैं एग्जाम में डेरिवेशन वाला पार्ट या तुम्हारे एग्जाम में क्या कौन से क्वेश्चन डेरिवेशन वाले पार्ट आ सकते हैं, कौन सा डेफिनेशन आ सकता है, वो तुम पहले एक साइड में रखोगे। सेकंड पार्ट तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में हेल्प कौन सा करेगा, वो तुम्हारा फॉर्मूला वाला पार्ट सेकंड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट, कि तुम उस क्वेश्चन उस पार्ट से सॉलिड स्टेट वाले जो भी चैप्टर बताऊंगा, फाइनल जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो तुम उस टॉपिक को 2 पेज में कंप्लीट करोगे। मींस 2 पेज का मतलब क्या है, तुम्हारे पास 2 पेज में रहेगा, एक मिड शीट पेपर निकालोगे, उसमें एक पेज में तुम्हारे पास सारे फॉर्मूला होंगे, नेक्स्ट पेज पे जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखाया होगा वो सारे रहेंगे। यानी नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम वो पेज पढ़ोगे और तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है? यहाँ इस चैप्टर में फ्लो चार्ट्स वगैरह बहुत आएगा, कॉलम्स वाले पार्ट मैं बोलूंगा ये पार्ट रटना पड़ेगा तुम्हें, रटने वाला पार्ट आएगा। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट को छोड़ के और जितना भी टॉपिक आएगा ना, वहां पे तुम्हें रटने वाला पार्ट कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट यहाँ रटना होगा। क्लियर है सबको? स्टार्ट करें अभी सॉलिड स्टेट वाला पार्ट। कुछ भी डाउट है तो पूछना है। फर्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, तुम्हें कोई सा भी डाउट आए सॉलिड स्टेट में। सेकंड, स्टार्ट करोगे कभी भी तुम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, 12th में तुम एंटर किए हो, तो मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तुम सॉलिड स्टेट ही पढ़ो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर तुम स्टेट बोर्ड में हो तो स्टेट बोर्ड का पहले बुक पढ़ना, मैं मेरे पढ़ाने के बाद बुक पढ़ोगे, रीड करोगे, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा वो मार्क करोगे। देन अगर तुम्हें मेरे नोट्स में से बाहर लगा तो वो तुम अपने नोट्स में ऐड करोगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट, अगर तुम्हारा ये पार्ट हो गया तो तुम अब चाहते हो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुरंत ही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करने, तुम्हें थियरी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं थियरी बोल रहा हूं पढ़ने के लिए? क्योंकि थियरी तो मैं ही सिखाऊंगा ना तुम्हें, थियरी तुम्हें मैं ही सिखाऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, थियरी के अलावा जो भी क्वेश्चंस आए होंगे ना, इंडेक्स क्वेश्चंस, वो सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी का। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि आजकल जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डायरेक्टली वो डिटो फ्रेम करके क्वेश्चन वही देते हैं। क्लियर है सबको? तुम नीट 2K21 के लिए दोगे एग्जाम, तुम्हारा इस साल एग्जाम नहीं है, और तुम साथ चाहोगे क्या ये 12th के साथ ही मैं सेलेक्ट हो जाऊं कि नेक्स्ट 2K21 में मैं एग्जाम दूं तो मेरा नीट भी क्लियर हो जाए या जेईई मेन क्लियर हो जाए। तो वो क्लियर करने के लिए तुम्हें अभी से ही फोकस करना होगा, जो भी है साइड में रखना है, तुम्हें यहाँ अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास टाइम भी कम रहेगा, अप्रोक्स 12 मंथ या 10 मंथ में बोलूंगा एग्जाम के लिए रहेगा। तो अभी से तुम स्टार्ट करो पढ़ना। 11th में जितना हो गया है, जिसने पढ़ाई नहीं किया था पहले वो ठीक है, अब पढ़ाई नहीं की तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे जो है वो टाइम यूटिलाइज करना है अपने को अच्छे से। क्लियर है सबको? जो समझाया समझ में आया? स्टार्ट करें टॉपिक सॉलिड स्टेट। ओके, देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लियर है? इससे पहले जो भी मैंने बताया तुम्हें वो समझ में आया ना, कैसे प्रोसीड करना है, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप वाइज स्टेप जाना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए जो मैंने सिखाया है वैसे ही तुम्हें फॉलो करना। अब अपन क्या करेंगे, मैंने लिखाया है तुम्हें टॉपिक कि अपन को पढ़ना क्या है। फर्स्ट टॉपिक यूनिट सेल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है, यूनिट सेल को पढ़ने से पहले सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे हैं, सॉलिड क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना, सॉलिड होता क्या है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो वो पढ़ने के लिए अपन ने, मैंने क्या लिखा है यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मींस सॉलिड की कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो लिक्विड और गैसेस स्टेट से डिफर है, मींस इन दोनों में तीनों में वेरी क्या कर रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और जो केवल और केवल सॉलिड के पास होगा। क्लियर है? लेकिन तुम्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो तुम्हें कहां मिलेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में उनके प्रॉपर्टीज मिलेंगे। तो अगर तुम्हें याद नहीं होगा या पता नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में जाके एक बार देखो। क्लियर है? अपन क्या करेंगे, मेरा मेन टॉपिक है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड के बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, सॉलिड स्टेट में 5 प्रॉपर्टीज है।
जो तुम्हें पांचों प्रॉपर्टीज तुम्हें टंग पे होना चाहिए सारे, ठीक है। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू भी आ सकते हैं और तुम्हारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे क्यों या पूछ सकते हैं कि 2 मार्क्स का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या क्या होगा। क्लियर है सबको? तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी जो सॉलिड की है, डेफिनिट मास होता है इनका, डेफिनेट मास होता है, शेप होता है और वॉल्यूम होता है। मींस इनका मास शेप वॉल्यूम डेफिनिट होता है, इनडेफिनिट नहीं जैसा गैस का होता है, ठीक है। गैस का कोई मास नहीं होता है डेफिनिट, ना ही उनका शेप होता है, कैसा भी टाइप के शेप के हो सकते हैं, तो डेफिनिट नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स होता है, सॉलिड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। तो अगर मैंने बोला कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जैसे तुम्हें समझना, ये दो मॉलिक्यूल है, एक सॉलिड बनाया मैंने और इन दोनों सॉलिड के बीच का जो डिस्टेंस है x है। तो इन दो जो डिस्टेंस है ये x जो है ये कम होता है, किसमें? सॉलिड में, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो अगर तुम बोलो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर कम है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? तो क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर, मैं क्या लिख रहा हूं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ऑब्वियस है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और वो भी तुम पढ़े हो एक्स स्क्वायर के। चार्ज में भी देखो, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखा होगा, तो वो डिस्टेंस पे इनवर्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच का लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होता है। किनका? सॉलिड का। लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल देखो ऐसा है, ये गैस है, कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एकदम जैसे एयर में फैला हुआ, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल कहीं और है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो गैसेस में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन गैस, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड। तो ये दो पॉइंट सबको क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है बताओ? फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? इट हैज डेफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप, ठीक है। इनका मास, वॉल्यूम, शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, ठीक है, लिखा है मैंने अभी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर ऑर्डर पूछ ले तो सॉलिड का मैक्सिमम होगा, देन लिक्विड, देन गैस, ऐसा होना चाहिए ना। सॉलिड का मैक्सिमम, देन लिक्विड, देन गैस। थर्ड है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। मतलब क्या है कि अगर मैंने एक सॉलिड लिया तो इसके अंदर जो मैंने एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को, उसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उनका पोजीशन फिक्स्ड होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे अरेंज्ड है। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सॉलिड को ऐसा भी देखेंगे। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड, तो वहां Na पॉजिटिव यहाँ पे है, Cl यहाँ है, Na यहाँ है, Cl यहाँ। इस फॉर्म में फिक्स्ड पोजीशन में क्या रहता है? सोडियम और क्लोरीन एटम, ठीक है। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है सॉलिड के अंदर जो भी होंगे, उनका पोजीशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और लास्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होता है। सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन गैस को तुम कंप्रेस कर सकते हो। तो गैस इज कंप्रेसिबल, ठीक है, और सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड नेचर का होगा। क्लियर है सबको? 5 पॉइंट कौन कौन सा बताया, ये सबको समझ में आया क्या? कौन कौन से 5 पॉइंट है? फर्स्ट, कैसा होता है? डेफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप। सेकंड पॉइंट बताओ, डेफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप क्या बोला मैंने सॉलिड के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट बताओ क्या लिखे? बताया कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशन फिक्स होता है, और जो ये इनकम्प्रेसिबल है और रिजिड नेचर का है, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये 5 प्रॉपर्टीज सॉलिड के बारे में सबको याद हो गया? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे यूनिट सेल। ये लिखना है, सब लोग लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना यूनिट सेल। तो देखो यूनिट सेल कैसे डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है, यूनिट सेल का मतलब क्या है। मैं तुम्हें बता दूं कि अपना जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, इसमें जो तुम्हारे एनसीईआरटी में या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में
स्टेट वाले बुक में सबसे पहला टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मिड में आता है। सेकंड और थर्ड टॉपिक तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग है, जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। रीजन भी है उसका, मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम्हें मैं क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्यों बताया मैंने पहले ये वाला टॉपिक बताया और क्यों बाद में क्रिस्टल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है अपना यूनिट सेल। क्लियर है? अब यूनिट सेल के बारे में समझते हैं। पहले यूनिट सेल क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तुम अभी जहां पे भी वीडियो कहां देख रहे हो, तुम लोग घर पे देख रहे हो, घर में एक रूम में देख रहे होगे सब लोग बैठ के। तो जिस रूम में देख रहे हो वो तुम्हारा रूम कैसा है ये पहले चेक करो। कैसा है? क्यूबिकल रूम है या क्यूबॉइड वाला होगा रूम, क्यूबॉइड शेप का होगा रूम या क्यूबिकल रूम होगा। तो आज से जब तक तुम सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब तक अपने रूम को क्या कंसिडर करोगे? क्यूबिकल रूम है। फर्स्ट ये वीडियो में अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो तुम जहां बैठ के वीडियो देख रहे हो, जिस रूम में बैठ के देख रहे हो, उस रूम को क्या समझोगे कि वो रूम अपना क्यूबिकल है। अगर किसी का रूम क्या कैसा हो, क्यूबॉइड हो, उसे भी क्यूबिकल समझना है, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने बोला कि वो रूम तुम्हारा क्यूबिकल रूम है। अब तुम जिस बिल्डिंग में हो वो रूम है, जिस बिल्डिंग में हो उस बिल्डिंग को समझ लो। एक बिल्डिंग है जिसके अंदर तुम्हारा एक सिंगल रूम है, जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो, तो वो एक क्यूब है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रूम है तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर, सारे क्यूबिकल रूम है। ऐसा भी कंसिडर करना कि जितने भी रूम है सारे क्यूबिकल रूम है। क्लियर है सबको? बताओ कि मैंने क्या बोला। जिस रूम में बैठे हो वो तुम्हारा क्यूबिकल रूम है, क्यूब शेप का है, ठीक है। और जिस बिल्डिंग में हो तुम, वो बिल्डिंग में भी बहुत सारे ऐसे सेम क्यूबिकल रूम अरेंज्ड हैं। क्लियर है? तो अपन क्या कर रहे हैं, एक रूम बना रहा हूं मैं। क्यूबिकल कैसा होता है? क्यूब ऐसे होते हैं ना, क्यूब, इस साइड भी क्यूब है, ऐसे ही क्यूब है, ठीक है। सारे रूम है, ये जिस रूम में तुम बैठे हो। क्लियर है? इस साइड भी रूम है। सबको समझ में आ रहा है अभी तक? बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो। ऊपर भी रूम होगा, ऑब्वियस है, इसके ऊपर भी रूम होगा, इस साइड भी रूम होगा, इस साइड भी रूम होगा, नीचे भी रूम होगा। तुम ऐसा मान लो कि तुम सेकंड थर्ड फ्लोर पे हो, ठीक है। ये तुम्हारा रूम है, ऐसे अरेंज है। और ये मैं कंप्लीट एक बिल्डिंग बना दिया मैंने। समझ में आ रहा है क्या? ये कंप्लीट बिल्डिंग है जिसमें तुम यहां पे हो, ठीक है। तुम कहां पे हो? एक सिंगल रूम में हो, जिस रूम में मैंने ये बनाया बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने क्या किया, अब यहां यूनिट सेल से कैसे कंपेयर करें। तो जो अपना बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग कंप्लीट बिल्डिंग है, वो इस बिल्डिंग को अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल और लैटिस। फर्स्ट ये समझना है क्रिस्टल और लैटिस क्या है। जैसे अपन क्या करते हैं, सोडियम Na+ आयन लिया मैंने, और क्या लिया? Cl- आयन। Na+ आयन और Cl- आयन जब कंबाइन करता है, Na+ और प्लस Cl- आयन कंबाइन करता है, तो NaCl जो बनता है वो सॉलिड नेचर का बनता है और ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है। अपन आगे भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड कैसे होते हैं। आयोनिक सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं, बहुत सारे सॉलिड है, पढ़ेंगे आगे। तो ये आयोनिक सॉलिड बना क्योंकि ये आयन से बना है और ये एस ब्लॉक एलिमेंट के आयंस है। कैटायंस जो है एस ब्लॉक। याद रखना कि जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट का कैटायन होगा ना, तो वो मोस्टली कैसा कंपाउंड बनाता है? आयोनिक कंपाउंड बनाता है। तो ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक सॉलिड बना है। अब मुझे ये सॉलिड को, मैं इस सॉलिड को बोलूंगा क्रिस्टल। NaCl का एक क्रिस्टल बना है, जिस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे सोडियम एटम हैं और बहुत सारे क्लोरीन एटम भी है, Cl- आयन है और Na+ आयन है। समझ में आ रहा है? Na+ आयन। अब तुम बोलोगे सर कहां कहां पे अरेंज है, वो देखने के लिए तुम अपना रूम देखो अभी अच्छे से। सब लोग अपने अपने रूम को देखो और देखो उस रूम में, अगर क्यूबिकल रूम है तो कितने कॉर्नर्स तुम्हें दिख रहे होंगे। सामने में, सबसे पहले सामने में 4 कॉर्नर्स दिख रहे होंगे। ये 4 कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कॉर्नर का मतलब क्या होता है अगर मैं बोलूं तो ये 4, 1 2 3, फ्रंट में तुम्हें 4 कॉर्नर दिखेगा। तुम पीछे हो, पीछे बोर्ड का अगर देखो तो वही बोर्ड का 4 कॉर्नर दिखेगा। और तो आगे पीछे 4 कॉर्नर है। क्लियर है सबको? तो अगर ये अपना 4 कॉर्नर आगे है, 4 कॉर्नर पीछे, कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर 8 होंगे, यानी जो एटम्स होता है ना, कभी कभी जो सोडियम Na और Cl एटम जो अरेंज है वो कॉर्नर्स पर अरेंज है। और ये एक बिल्डिंग में हर क्यूब वाले रूम के कॉर्नर्स पे अरेंज है सोडियम और क्लोरीन एटम, ठीक है। Na+
आयन और Cl माइनस आयन। आयन बोलूंगा मैं, एटम नहीं बोलूंगा। तो इस जब ये एटम को अरेंज कर दोगे एक कंप्लीट बिल्डिंग पे, तो उस बिल्डिंग को मैं बोलूंगा NaCl का क्रिस्टल। एक सॉलिड बना है अपने पास, एक NaCl का सॉलिड स्ट्रक्चर मुझे मिला है, ठीक है। अब तुमने इस क्रिस्टल में से क्या किया, एक स्मॉलेस्ट यूनिट उठाया। स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या दिखेगा, एक सिंगल रूम दिखेगा, उस रूम को उठाया, ठीक है, समझ में आया क्या। और वो रूम जो होगा ना, एक सिंगल रूम जो होगा, वो तुम्हारा रूम क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। क्लियर है सबको, वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। अब बताओ बिल्डिंग को कंसीडर करोगे तो बिल्डिंग कैसा ज्योमेट्री का होगा, बिल्डिंग भी तो क्यूबिकल होगा, और उसके अंदर जो एक रूम है वो भी क्यूबिकल रूम है। बहुत सारे क्यूबिकल रूम को ऊपर नीचे आगे पीछे अरेंज कर दिया तो एक बिल्डिंग बन गया। और वो बिल्डिंग जो है वो लैटिस है या क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा जो रूम है तुम्हारा, वो सेम रूम है, वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल, ठीक है। तो अब यूनिट सेल को डिफाइन करना अपने को, ठीक। यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं पहले, क्या है यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ। ये है एक सिंगल यूनिट सेल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला क्या, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, मैंने क्या किया, इस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को क्रिस्टल से निकाला। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर टेकन फ्रॉम अ यूनिट, फ्रॉम अ क्रिस्टल। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर टेकन फ्रॉम अ क्रिस्टल, तुमने क्रिस्टल से एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को निकाला और उनको जब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स प्लस एक्स, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। और जेड एक्सिस ये होगा, ये जेड एक्सिस है, मीन्स आगे और पीछे, बोर्ड के आगे और बोर्ड के पीछे। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जब तुम इस क्रिस्टल को एक्सटेंड करोगे, मीन्स और सारे यूनिट सेल को, और सारे यूनिट सेल को प्लस एक्स में रखोगे, दूसरे यूनिट सेल को माइनस एक्स में रखोगे, फिर नीचे रखोगे, फिर ऊपर रखोगे, फिर आगे रखोगे, फिर पीछे रखोगे, तो जैसे रखते रखते तुम्हें एक बिल्डिंग ये सेम मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा क्या बताओ, मिलेगा ना बिल्डिंग। तो यही तो है यूनिट सेल। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कंप्लीट डेफिनेशन, जो क्या होगा, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर टेकन फ्रॉम अ क्रिस्टल, taken from a crystal which when extended in x axis, y axis, z axis। समझ में आ रहा है क्या, the smallest structure taken from a crystal which when extended in x axis, y axis and z axis, plus minus x, plus minus y, plus minus z axis, gives complete arrangement of a crystal system। मीन्स तुमने क्या किया, क्रिस्टल में से एक स्मॉलेस्ट यूनिट उठाया, उस यूनिट को जब तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे एक्सटेंड कर दिया तो तुम्हें फिर से एक बिल्डिंग मिल गया, और वही सेम बिल्डिंग मिला। गिव्स कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ अ क्रिस्टल व्हिच इज नोन एज, दिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो उस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, यूनिट सेल। क्लियर है। अब तुम्हें मैं 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मुझे स्टडी करना है, या तुम्हें स्टडी करना है, एक लैटिस पे, क्रिस्टल पे स्टडी करना है, मैंने बोला NaCl पे स्टडी करो कि Na में कहां पे एटम्स कौन कौन से अरेंज है। तो तुम एक बिल्डिंग को स्टडी करना चाहोगे या एक रूम को, सिंगल रूम को स्टडी करना, तुम्हारे लिए इजी होगा। मीन्स अगर मैंने एक सिंगल रूम, जिस रूम में तुम बैठे हो, उस रूम में स्टडी कर लो, उस रूम के बारे में जान लो, तो सेम रूम ही अरेंज है ना, दाएं बाएं आगे पीछे सारे। समझ में आ रहा है क्या। तो उस बेसिस पे मैंने एक यूनिट सेल को स्टडी करना इजी होगा या एक क्रिस्टल को स्टडी करना इजी होगा। तो अपने लिए एक यूनिट सेल को स्टडी करना इजी होगा, इसलिए अपन यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि एक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यार। समझ में आ रहा है क्या, सब लोग मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से आ रहा है सबको समझ, बताओ क्लियर है ना सबको। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, यूनिट सेल पे स्टडी करते हैं, और जो स्टडी अपना यूनिट सेल पे अप्लाई होगा वो सेम स्टडी किस पे भी अप्लाई, किस पे जाएगा, क्रिस्टल सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उस NaCl का यूनिट सेल जो होगा उसी सेम स्टडी को हम अप्लाई कर सकते हैं क्रिस्टल पे, यानी जो फॉर्मूला यूनिट सेल का आएगा वो फॉर्मूला क्रिस्टल का भी आएगा। क्लियर है सबको। यही इसलिए बताना था, मैं जो ये 2 पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल को क्रिस्टल से रिप्लेस कर सकते हैं और क्रिस्टल को यूनिट सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। अब लिख लेते हैं डेफिनेशन जो काम आने वाला है अपने को। देखो चलो लिखो सब लोग, अब तुम लोग खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर टेकन फ्रॉम अ क्रिस्टल which when extended in plus minus x axis, plus minus y axis and plus minus z axis। तो लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन,
देखो इस साइड देख रहा हूं, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर टेकन फ्रॉम अ crystal which when extended in 3D में तुम एक्सटेंड करोगे, 3D का मतलब डेट इज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड एक्सिस, गिव्स कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल। तो उससे तुम्हें एक कंप्लीट अरेंजमेंट मिल जाएगा क्रिस्टल का, सेम क्रिस्टल का। तो ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलोगे, इज नोन एज यूनिट सेल। सबको डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेल तो पढ़ लिए। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैसे होते हैं, यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं वो देखने हैं। तो मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दो टाइप का होता है अपने पास, जो यूनिट सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकेंड टॉपिक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब दोनों का मतलब तो समझना होगा, क्या होता है प्रिमिटिव और क्या होता है सेंटर्ड। इस मतलब को समझने से पहले तुम याद करो, मैंने तुम्हें कहां रखा था, तुम कहां पे बैठे हो, तुम एक क्यूबिकल रूम में बैठे हो। आज से क्या याद रखना है तुम्हें, जब तक सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो कोई पूछे तुम किस रूम में बैठे हो, क्यूबिकल रूम में, क्योंकि तुम रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ना कि क्लासरूम में। मैं क्लासरूम में समझा सकता था, अभी तुम अपने रूम में बैठे हो, रूम को क्यूबिकल रूम सोचना है। जब भी एग्जाम में आए क्यूबिकल रूम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम देखने के बाद। अब सोचो क्यूबिकल रूम के बारे में, मैं एक क्यूबिकल रूम, जो तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम का बना देता हूं स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा क्यूबिकल रूम, क्यूब बना। और मैं इस क्यूबिकल रूम की खासियत क्या है, इनके बारे में जो इनका साइड होता है, इनका साइड जो होता है ये एज लेंथ, इस साइड को अपन आगे से पढ़ेंगे। ये जो साइड है ये क्या है, इसे अपन बोलेंगे एज, और एज का लेंथ होगा एज लेंथ, जिसे ए से डिनोट करेंगे। आज से क्या रखना है तुम्हें, जो एक साइड होगा, जो स्क्वायर में क्या आता है वो साइड होता है, वो यहाँ पे एज बन गया है, तो एज जो है उसका लेंथ मैंने ए रखा है। ठीक है, अब तुम क्यूब के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे स्टडी करो। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है पहले ये बताओ, सबको याद है क्यूब का वॉल्यूम? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला 7 8। रूम में चेक कर लो अच्छे से, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो रूम में चेक कर लो कितने कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स कितने हैं, 8। फिर ये देखो कि कॉर्नर्स के बाद कितने एज हैं, एजेस कितने हैं। एज का मतलब ये एज है, एक एज है, 2 3 4 4 हो गया, 5 6 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, टोटल एज कितने हो गए, 12। क्लियर है? अब तुम क्या करोगे, लास्ट इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, फेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं। फेस का मतलब क्या होता है कि तुम अगर जिस रूम में बैठे हो, तो मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये जो वॉल है, ये एक वॉल जो अपना है, ये फेस है, वन फेस। तो मेरा फ्रंट पे जो रूम, ये रूम का जो फ्रंट वाला होगा वॉल, वो सेकेंड फेस होगा। राइट साइड, लेफ्ट साइड, 4 फेस हो गया, ऊपर नीचे। तो यहां पे डिनोट करने के लिए क्या बोलोगे, ये जो है फर्स्ट फेस है, इसे बोलोगे सेकेंड फेस, इसे बोलोगे थर्ड फेस, ये नीचे वाला फोर्थ फेस। अब आगे पीछे वाला तो दिखा नहीं सकता क्योंकि 3D में, लेकिन यहाँ पे देखो आगे ये पीछे, टोटल फेसेस कितने हो गए, 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब के अंदर, कोई पूछे तो 6 फेस। देख लो अपने रूम में जो वॉल है, कितने वॉल दिख रहे होंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, समझ में आए। रूफ और फ्लोर, रूफ फ्लोर राइट लेफ्ट वाला, और आगे फ्रंट वाला, और ये वाला जिसपे मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं वो वाला वाल।
क्लियर है सबको? फेसेस कितने हो गए? 6। अब बताओ कि एज कितने थे? एज कितने थे? 12 थे। तो एज का सेंटर कितना होगा? एज का सेंटर ये होता है, ये एज सेंटर, जितने फेस होंगे उतने ही एज सेंटर होगा। एज का सेंटर ये सब है, ठीक है? क्लियर है सबको? तो एज सेंटर अगर पूछा जाए कितने होते हैं, मैं इस साइड लिख रहा हूं, एज सेंटर कितने हैं? 12, ठीक है? क्लियर है सबको? एज सेंटर कितने होंगे? 12। अब अगर पूछे फेस सेंटर कितने हैं, तो जितने फेस होंगे उनका सेंटर, तो जैसे में ये फेस है अपना, ऊपर वाला फेस है, इनका ये सेंटर, फेस सेंटर, तो फेस सेंटर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है जो भी बताया? क्लियर है? थोड़ा इसलिए मैंने बोला इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D अपन पढ़ रहे हैं, 3D में क्यूब पढ़ रहे हैं, ना कि क्या पढ़ रहे हैं। ये स्क्वायर पढ़ना होगा तो बहुत इजी होता है, स्क्वायर में 2D ज्योमेट्री था, लेकिन अपना जो क्यूब है वो 3D है। तो इमेजिन करना होगा कि ये आगे पीछे ऊपर नीचे फेसेस हैं, उनका फेस का जो सेंटर होगा, एक स्क्वायर का जो सेंटर है ये फेस सेंटर है, तो ऐसे फेस सेंटर भी 6 हो जाएंगे। क्लियर है सबको? अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो आगे फिर देखेंगे इनको, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब वो क्या होता है और सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या बोला मैंने, सीखो ये। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, यहां पे समझते हैं पहले कि ऐसे यूनिट सेल जिसमें एटम्स, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं। सॉलिड में क्या पढ़ेंगे, किस आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल पढ़ेंगे। क्रिस्टल के अंदर मैंने क्या ले लिया, यूनिट सेल लिया। क्रिस्टल में क्या अरेंज होता है, आयंस अरेंज होते हैं। आयनिक सॉलिड में आयंस अरेंज होंगे, लाइक सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो Na+ एटम, Cl- एटम, ये दोनों जो एटम है ये क्या थे, कॉर्नर्स पे अरेंज हो सकते हैं, फेस सेंटर पे अरेंज हो सकते हैं, कहीं भी क्यूब में अरेंज हो सकते हैं ना। तो उस बेसिस पे, एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल को टाइप में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ में आया कि एटम्स कहां अरेंज होता है, उस बेसिस पे मैंने यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर है सबको? तो यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। तो ये फर्स्ट प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि यहां पर जो एटम्स अरेंज होता है वो बस कॉर्नर्स पे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने थे, 8 था। तो यानी एटम्स कहां अरेंज होगा, कॉर्नर्स पे। तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज होगा। लेकिन सेंटर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर एटम्स कॉर्नर के अलावा, मैंने क्या बोला, कॉर्नर के अलावा, यानी कॉर्नर स्पेस तो अरेंज्ड है ही, कॉर्नर्स पे तो अरेंज्ड है ही, इसके अलावा कहीं और भी अरेंज हो सकते हैं, लाइक फेस पे हो सकते हैं, फेस सेंटर पे हो सकते हैं, एज सेंटर पे हो सकते हैं, 2 सेंटर पे कहीं पे भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर फेस, सॉरी एक्सेप्ट नहीं बोलना है, कॉर्नर्स के अलावा जहां पे भी अरेंज होगा, एक्स्ट्रा जहां पे भी अरेंज होगा, तो इसलिए अपन वर्ड यूज करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है सबको? फिर से मैं बोल देता हूं, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है, बताओ बच्चों। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब कि एटम्स कहां पे अरेंज होंगे, कहां पे अरेंज होंगे, कॉर्नर्स पे। सेंटर्ड का मतलब क्या है, कॉर्नर्स पे तो अरेंज होंगे, कॉर्नर्स के अलावा और जगह भी अरेंज हो सकते हैं एटम, ठीक है? अच्छा, तुम्हें एक और पार्ट में बताने वाला था कि तुम अपने रूम में बीच में बैठ जाओ, रूम के सेंटर में बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम रूम के सेंटर में बैठोगे, यानी बीच में यहां बैठोगे ना, बताओ, ठीक है, सेंटर पे बैठ जाओ, तो वो जो सेंटर होगा ना वो तुम्हारे रूम का सेंटर होगा। तो मैं इस क्यूब का क्या बोलूंगा, क्यूब सेंटर, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? और क्यूब सेंटर का दूसरा नाम होता है बॉडी सेंटर। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम अपने रूम में जहां बैठे हो, पढ़ रहे हो, तुम क्या करो, उस रूम में बीच में आ जाओ। जहां बीच में मतलब क्या है, इस रूम, यहां पे सेंटर पे आ जाओ। तो इससे क्यूब है तो क्यूब सेंटर बोलेंगे। उस सेंटर का नेम क्या रखूंगा मैं, क्यूब सेंटर। जैसे फेस था तो फेस सेंटर था, एज का एज सेंटर था, तो उस क्यूब का सेंटर कहां होगा, बीच में होगा, सेंटर पे। तो क्यूब सेंटर बोल सकते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है, बॉडी सेंटर। तो कभी कभी एटम्स उस बॉडी सेंटर में सेंटर पे अरेंज होता है, ठीक है? तो उसे क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर। क्लियर है सबको? तो इस बेसिस पे अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो डिफाइन कर रहा हूं वो समझना। एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स, ठीक है? कॉर्नर्स बोलेंगे। अब इसे मैं डायग्राम में क्लियर कर देता हूं। ये अपना क्यूब है, ये क्यूब का डायग्राम बना लिया। और क्यूब में एटम्स कैसी ज्योमेट्री की होती है, स्फेरिकल। एटम्स कैसा दिखता है, स्फेरिकल। तो ये एटम्स को स्फेरिकल एटम्स को अरेंज कर दिया, तो ये अपना बन गया क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल।
क्लियर है सबको? अब सेंटर्ड, सेंटर्ड का मतलब क्या है, नीचे मैं बता रहा हूं। ये सेंटर्ड दो तीन टाइप के होते हैं। सेंटर्ड दो तीन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है एंड सेंटर्ड। क्या क्या बोला मैंने? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एटम्स को मैं अरेंज कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखना यहां पे सबको दिख रहा है या मैं आगे ऊपर लिख दूं? थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, इसका डायग्राम बनाता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़े अच्छे से। देखो अपन क्या देखेंगे डायग्राम, फेस सेंटर्ड का कैसा होता है डायग्राम, ये देखते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड का डायग्राम ये है अपना एक क्यूब, जो तुम्हारा रूम है। उस रूम में मैंने क्या किया है, एटम्स को मैंने क्या बोला था यहाँ पे, सेंटर्ड का मतलब क्या है? एटम्स कॉर्नर पे तो अरेंज्ड होंगे ही, एटम्स कॉर्नर पे तो अरेंज्ड होंगे ही, तो कॉर्नर पे अरेंज कर दो। कॉर्नर के अलावा और कहां पे अरेंज होते हैं? तो कॉर्नर के अलावा एटम्स कहां अरेंज होते हैं? फेस सेंटर पे। तो ये है फेस सेंटर। चार फेस सेंटर दिख लिया, आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। लेकिन आगे पीछे को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा बनाऊंगा, तो जिससे तुम्हें पता चलेगा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इसका नेम क्या बोलोगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है सबको? अब देखो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड का मतलब भी समझते हैं। ऊपर लिख रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं मैं। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि अपन एक बना लिया डायग्राम, क्यूब बना लिए। क्यूब में एटम्स को कहां अरेंज करोगे? तुम्हारा मन बताओ। कॉर्नर्स पे तो अरेंज होगा ही ना एटम्स, कॉर्नर पे एटम्स अरेंज कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कहां पे अरेंज करेंगे? बॉडी सेंटर पे। ये बॉडी सेंटर है, मीन्स तुम जहां रूम के सेंटर पे बैठ जाओ, तुम अपने रूम के सेंटर पे बैठ जाओ, वहां पे एटम है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या है? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, ये क्या है? फेस सेंटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या रह गया? क्या रह गया अपना एक एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है? एंड सेंटर्ड थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहां पर क्या है कि तुम्हारे पास एटम्स कॉर्नर पे तो अरेंज होंगे ही, कॉर्नर पे अरेंज कर देते हैं। कॉर्नर के अलावा देखते हैं कहां पे है। ये कॉर्नर पे अरेंज कर दिया। कॉर्नर के अलावा दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे एटम्स अरेंज हो गए, तो वो सेम एक्सिस में होना चाहिए। मींस ऐसा कोई एक्सिस ले लो जो पास करा दो आगे से, ऐसा पास कराया मैंने, ऐसा पास होगा इस एक्सिस में। या तो तुमने ये वाला एक्सिस ले लिया, सॉरी वो वाला ऊपर थोड़ा हो गया, ये वाला एक्सिस, दो फेस सेंटर दिख रहा है तुम्हें इस एक्सिस में, तो ऐसा इस एक्सिस पे एटम्स अरेंज है। समझ में आया क्या? तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, यहां पे क्या लिखूंगा कि कॉर्नर्स पे तो है ही अरेंज एटम्स, कॉर्नर्स प्लस टू ऑपोजिट फेस सेंटर, टू ऑपोजिट फेस सेंटर पे एटम्स अरेंज है। कॉर्नर्स पे अरेंज है प्लस टू ऑपोजिट फेस सेंटर पे अरेंज है, यानी ये दो ऑपोजिट फेस सेंटर ये है। ऐसा भी बोल सकते हो, ये दोनों भी हो सकता है, ऊपर नीचे वाला, दाएं बाएं वाला, या आगे ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं हो गया, आगे पीछे वाला। ठीक है, तो वो एक ही एक्सिस लेना है जिसमें दो ऑपोजिट फेस सेंटर आ जाए, वहां पे एटम्स अरेंज होगा। तो यहां पे अरेंज किया मैंने और यहां पे अरेंज किया। क्लियर है सबको? एंड सेंटर्ड बोलोगे, इसे क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड। तो अपने पास फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने टाइप के हैं। तो फर्स्ट मैंने बोला प्रिमिटिव, फर्स्ट प्रिमिटिव है, सेकंड सेंटर्ड है। प्रिमिटिव का मतलब एटम्स कहां अरेंज होगा? कॉर्नर्स पे होगा। प्रिमिटिव का मतलब एटम्स कहां अरेंज होगा? कॉर्नर्स पे होगा। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है? एटम्स कहां पे अरेंज होगा? कॉर्नर्स के अलावा और दूसरे सेंटर पे भी हो सकता है। अगर वो बॉडी सेंटर पे होगा या क्यूब सेंटर पे होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या है? बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर। तो अगर ये बॉडी सेंटर पे होगा या क्यूब सेंटर पे होगा तो उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर पे होगा तो बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस के सेंटर पे है। और अगर दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे केवल होगा तो बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये टॉपिक की फिर से पढ़ेंगे, क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे। मींस अपन यूनिट सेल को रिप्लेस करके क्या बोलेंगे, क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं, तो सेम अप्लाई होगा, सब कुछ क्रिस्टल पे अप्लाई होगा। क्लियर है सबको? ओके।